अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीजें आपको इसमें याद करनी पड़ेगी, बट हम इसको पूरी स्टोरी के माध्यम से यानी पूरी कहानी बनाएंगे, कहानी से समझेंगे, इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे, मजा आएगा। बट हाँ, एक चीज है भाई, वो चीज ये है कि आपको डेली क्लास में आने से पहले जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करके आना होगा। अगर वो तुम नहीं करोगे तो बायोलॉजी में समझिए ना दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए डेली का डेली पढ़ेंगे। अरे करोगे नहीं करोगे, इतना तो कर दोगे यार, अगर इतना कर दोगे तो बायोलॉजी पूरी समझ में आ जाएगी, प्यार हो जाएगा, मजा आ जाएगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, सबको ना ये चैप्टर याद करने में दिक्कत आती थी, बट जब मैंने उनको पढ़ाया, ऐसे तरीके से पढ़ाया, उन्हें याद हो गया। बस एक ही शर्त मैं सबसे बोलता हूँ कि यार तुम बस डेली पढ़ के आओ, जो मैं आज पढ़ाऊंगा कल क्लास में आने से पहले उसको रिवाइज करके आना, बात खत्म। ठीक है, डन है, शुरू कर दे। क्या स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई? सब खुश हैं, सब खुश हैं यार। अभी मैंने क्या देखा कि एक स्कूल है ना, उस स्कूल में अभी विराट कोहली को बुलाया गया यार। विराट कोहली स्कूल में स्पीच देने के लिए, भाई विराट कोहली आ रहा है स्कूल में स्पीच देने के लिए। मैं सोच रहा हूँ उस बच्चे की क्या हालत होगी जिसने गलती से उस दिन का स्कूल स्किप कर दिया होगा, जिसने सिर्फ उस दिन छुट्टी ले ली होगी। अगले दिन वो आया स्कूल, उसको पता चला विराट कोहली स्कूल आया था, भाई क्या हालत हुई होगी इसकी। समझ रहे हो यार, ऐसा हमारे स्कूल में क्यों नहीं हुआ कभी यार? हाँ, तुम्हारा भी कोई है जो स्कूल का बच्चा है, वो मुझे स्कूल का नाम नहीं पता, बट किसी स्कूल में बुलाया यार अभी विराट कोहली को। मैंने देखा, कुछ वीडियोस देखी मैंने। हाँ भाई, क्या हुआ यार? ऐसा अगर हो जाए, मतलब क्या हो रहा है बताओ भैया। आप हमारे स्कूल में आपको ही बुला ले, वही बड़ी बात यार हद हो गई यार, बताओ यार, इतनी बड़ी बात है यार, विराट कोहली बुलाया। बट ठीक है, वो बेचारे बच्चे जो दिन एब्सेंट होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा, मैं तो वो सोच रहा हूँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लेट अस स्टार्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। एक नया हेडिंग डालो साइंस के आपके रजिस्टर के ऊपर, हेडिंग लिखोगे लाइफ प्रोसेसेस। देखो बायोलॉजी के अंदर एक चीज समझना बेटा, जब मैं आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तो आप क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बना पाओगे, समझना। क्लास के साथ साथ आप नोट्स नहीं बना पाओगे क्योंकि बहुत सारी थ्योरी होती है, इतना टाइम नहीं कि आप साथ साथ में लिखते रहोगे। आपको क्या करना है, जितने कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं उनको लिखते चलना है, मतलब समझते चलना है, सॉरी, उनको समझते चलो। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनको अंडरस्टैंड करते चलो। डेफिनेशंस जो मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनते लगो, एकदम फोकस लगा के बैठो, और उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाए आपको नोट्स मिल जाते हैं, फिर आप उन नोट्स से एक बार लिख सकते हो। बट साथ साथ में लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है और आपको उतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप लिख पाओगे। ठीक है, बायोलॉजी में क्योंकि बहुत सारी थ्योरी होती है, हम साथ में नहीं लिख सकते। फिजिक्स केमिस्ट्री में लिख सकते हो, बट बायो में पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो एक नई हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या, इसकी एसीपी। अरे चैप्टर तो शुरू हो जाने दे, एसीपी चाहिए इसको, लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, लाइफ प्रोसेस का चैप्टर स्टार्ट होता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अरे कुछ लोग हैं लिविंग, कुछ लोग नहीं, कुछ चीजें हैं नॉन लिविंग, कुछ चीजें हैं नॉन लिविंग और कुछ लोग हैं लिविंग, मतलब सारे लोग लिविंग हैं और कुछ चीजें हैं जैसे कि टेबल, पेन, ये जो पेन है ये नॉन लिविंग है, राइट। तो बहुत सारी चीजें नॉन लिविंग होती है, बहुत सारी चीजें लिविंग होती है। लिविंग चीजें क्या होती है हमें पता है, जैसे कि हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब क्या है, वायरस है, ये सब लिविंग कैटेगरी में आते हैं। नॉन लिविंग के अंदर टेबल, चेयर, फैन, कार, सारी चीजें आ जाती है ना, राइट। अरे ये इमोजी बंद करो, एक मिनट रुको यार, ये पहले इमोजी बंद करने दो, ये इमोजी रुक जाओ, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। चलो चलो, आज बच्चे, काफी सारे बच्चे आए आज क्लास में। पता है क्यों आए बच्चे सारे क्लास में? क्योंकि जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ाया तो इनकी बैकलॉग बन गई तो इन डेली लेक्चर में आए नहीं। आज बच्चे आए क्योंकि नया चैप्टर, जो कि अच्छी चीज है। जब एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो हमें एक नई स्टार्ट मिलती है। तो अगर तुम्हारा केमिस्ट्री के चैप्टर में बैकलॉग बन गया है, जो कि नहीं बनना चाहिए था, बट अगर बन गया, यहां से आप शुरुआत कर सकते हो, नो वरीज, राइट। ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग क्या है हमें पता है, बहुत बेसिक चीज है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिछले चैप्टर में मतलब 9th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सेल। क्या आपको पता है सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का, जिससे कि हम सारे बने हुए हैं। यानी हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। किससे बनी है बेटा? एकदम छोटे से सेल से बनी है, राइट। सेल के बारे में सबको पता है। कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि सेल में क्या होता था। सेल में न्यूक्लियस होता था, क्या हमें याद आ रहा है? सेल का ब्रेन क्या होता था? सेल का न्यूक्लियस होता था। उसके अलावा सेल में कुछ और चीजें होती हैं जो कि हम आगे धीरे जितना हमारे 10th में यूज होगा वो हम आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। बट ये तो सबको पता है ना, सेल होता है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है? देखो लाइफ प्रोसेसेस, एक शब्द है लाइफ और एक शब्द है प्रोसेसेस, है ना। एक शब्द है लाइफ और एक शब्द है प्रोसेसेस। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमें साफ पता चलेगा, प्रोसेस मतलब वो काम जो कि हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी वो सारे प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल टू लिव, यानी जिंदा रहने के लिए जो सारी चीजें अनिवार्य हैं, यानी नेसेसरी हैं, दोस प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। समझ में आया? यानी जिंदा रहना भाई हमें, अगर हम ये प्रोसेसेस नहीं करेंगे तो टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएंगे हम, है ना। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, राइट। द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ, यानी जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस यूज होते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग, सांस ले रहे हो, 1 मिनट को सांस रोकना, भाई असली में नहीं रोकना, अरे भाई ओए नहीं रोकना, मजाक कर रहा हूं भाई, कोई सही में रोक दे, अरे नहीं मजाक कर रहा हूं, मतलब बता रहा हूं मैं तुमको कि अगर तुम ब्रीथिंग रेट को रोक दोगे, यानी सांस लेने को बंद कर दोगे, अपनी नाक को ऐसे बंद कर लोगे, माउथ को बंद कर लोगे, तो 3-4 मिनट बाद तुम्हारा गेम खत्म हो जाएगा मेरा क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो एक लाइफ प्रोसेस है। ब्रीथिंग क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है बेटा, राइट। बहुत बढ़िया, रोक दी भैया, अब क्या करना है? और रुक जा भाई मेरे, अरे ये सब नहीं करना, मैं थप्पड़ मार दूंगा यार, मत करो, ठीक है। तो एक्टिविटीज लाइक ब्रीथिंग, ईटिंग, ये सब क्या होते हैं? ये सब लाइफ प्रोसेस है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें लाइफ प्रोसेस ही पढ़ने हैं। तो बेसिकली हम लाइफ प्रोसेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशन,
पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, क्या होता है न्यूट्रिशन आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों अलग अलग है, बताऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर हम लास्ट पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। ये 4 पार्ट होते हैं, इन चारों पार्टों की मदद से, है ना, ये जो 4 पार्ट आप देख रहे हो, भैया मर गए अब 4 पार्ट जो होते हैं, ये 4 पार्ट, इन 4 पार्ट की मदद से पूरा लाइफ प्रोसेस बनता है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर ये 4 पोर्शन में होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। इन चारों को हमें डिटेल में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, तुम मुझे दिमाग लगा के बोलना। एक सवाल है मेरे मन में, सवाल ये है, इज रिप्रोडक्शन अ लाइफ प्रोसेस? क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है? यस और नो बेटा, जरा बताओ क्या लगता है तुम्हें, क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है? क्या रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या मर जाएंगे क्या भाई? हाँ, अगर कोई इंसान रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या वो मर जाएगा? अरे नहीं मरेगा, कैसे मर जाएगा? वो अलग बात है, कुछ लोग मर रहे हैं इसी चीज के लिए, लेकिन रिप्रोडक्शन की वजह से कोई मर नहीं सकता, है ना। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, राइट। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। जीवन, हमारा जीवन इसकी वजह से नहीं चल रहा है ना, राइट। नो 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 नो, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, ये जो एक दो लोग यस लिख रहे हैं, चप्पल मारूंगा ना ऐसा तुमको मैं ठीक है, चप्पल मारूंगा ना ऐसा मैं तुमको, समझ में आ जाएगी सब तुमको, ठीक है जी। आ गया, क्लियर है? डन डन, हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। चलो चलो कुछ 9th की यादें ताजा कर लेते हैं। अगर आपको याद हो, हमने बोला था 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते थे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते थे? यूनि यानी सिंगल, यानी तुम्हारी तरह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब तुम्हारी तरह नहीं, मतलब समझो कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक इकलौता सेल होता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते थे? मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। जब मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो कि मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ मेनी सेल। अगली चीज, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल सारा काम करता है भाई, जबकि मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा एग्जांपल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है अमीबा। अमीबा, ये नाम सुना है कि किसी ने 9th में किसने सुना है? किसने अमीबा का नाम सुना है? अमीबा तो सुना होगा, चलो मैं मान लेता हूं पैरामीशियम तुमने नहीं सुना, बट अमीबा तो सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, मुझसे पढ़ा है तो सुना होगा, मुझसे नहीं पढ़ा तो फिर मैं गारंटी नहीं, है ना, ठीक है। मल्टी सेलुलर में एग्जांपल होता है प्लांट्स, ह्यूमन, सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं, ठीक है, ठीक है जी। डन डन, हाँ बहुत बढ़िया, सुना है 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 सुना है। भैया बायो में नींद आ रही है? अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तुमने एक चीज नोट करी है कि वो मजा रात वाली नींद में कहाँ है, जो मजा दोपहर वाली नींद में। रात को नींद आती नहीं है, और जैसे दोपहर का टाइम होता है, ओ हो क्या नींद आती है भाई। ये गर्मियों के मौसम में अगर तुमने एसी या कूलर चलाया और तुम अगर दोपहर में सो गए तो डायरेक्ट बेटा शाम को ही उठोगे इसलिए मत सोया करो दोपहर में, ठीक है, रात को सो रहे। चलो ठीक है, तो ये यूनि और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के साथ। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है बेटा न्यूट्रिशन। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो तुम क्या बोलोगे? भैया खाने को खाना, यानी मेरे सामने बर्गर रखा है, बर्गर को मैंने खा लिया, भैया न्यूट्रिशन मिल गया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होता न्यूट्रिशन। फिर क्या है भैया न्यूट्रिशन? खाने को खाना और उस खाने से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ऑब्टेन करना, यानी बॉडी के अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना, उस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। डेफिनेशन देखेंगे बेटा, आ जाओ। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, यानी खाने को खाना, एंड यूटिलाइजिंग, यानी खाने को बॉडी में अब्सॉर्ब कराना, यूटिलाइजिंग फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयर। एक बार डेफिनेशन को खुद से रीड करो फटाफट से, डेफिनेशन को बेटा खुद से रीड करो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब ये जो हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं, ये हम कर क्यों रहे हैं? इसके 2-3 रीजन है। जैसे कि सबसे पहला रीजन क्या है कि एक तो एनर्जी देता है, ये खाना हमें एनर्जी देता है। दूसरा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप अभी, आपकी उम्र क्या है? आप 14 साल के होगे, 15 साल के होगे, मेनली जितना मुझे आइडिया, राइट। तो 14-15 साल की उम्र में ना अभी भी आपकी हाइट इंक्रीज होगी, आपकी बॉडी थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना। अभी आप हल्के जैसे शरीर में हो जाओगे, है ना। तो मतलब बॉडी का जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? खाने की वजह से हो रही है, ठीक है। अगला टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर यानी कभी कभार तुम्हें कहीं चोट लग जाती है, तुम गिर जाते हो, फुटबॉल खेलते हुए तुम्हारे घुटने छिल जाते हैं, तो तुम्हारे टिश्यू विश्यू में दिक्कत आती है, तो वो रिपेयर के लिए भी न्यूट्रिशन जो है वो आपकी मदद कर रहा होता है। भैया मेरी उम्र 32 साल, 32 साल, अब कब आप 10वीं क्यों पढ़ रहे हो भाई फिर तुम? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। न्यूट्रिशन समझ में आ गया। अच्छा, हमारे जो फूड होते हैं उसमें कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या आपको पता है? ये भी आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, अगर तुमने 8th क्लास के अंदर पढ़ाई करी है तो, ठीक है। तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते थे? जैसे कि एक होता था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, सुना होगा तुमने। दूसरा होता है प्रोटीन, प्रोटीन जैसे एग या फिर नॉन वेज में या फिर पनीर में क्या होता है? प्रोटीन होता है। उसके अलावा फैट, फैट कहां पर होता है? जैसे कि मैं बात करूं बर्गर के अंदर जो चीज वीज डलता है उसके अंदर क्या होता है? फैट होता है, ठीक है। उसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स, जो आप फ्रूट्स खाते हो उन फ्रूट्स के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। तो ये 4 प्रकार
के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल। और हमें क्या देखना है, हम इस पूरे चैप्टर में ये देखेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो फाइनली ये कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन, ये विटामिन, मिनरल, ये फैट ब्रेक डाउन होकर किसमें कन्वर्ट होते हैं, यानी हमारी बॉडी में ये कैसे डाइजेस्ट होते हैं, ये हमें पूरा डिटेल में पढ़ना होगा न्यूट्रिशन के, ठीक है। चलो भाई न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली न्यूट्रिशन होता है दो टाइप का, एक है ऑटोट्रॉफिक, एक है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब है भैया, ऑटो में बैठ के जाना है क्या? अरे नहीं यार, वो मतलब नहीं है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ऑटो यानी खुद से, बोलते हैं ना ऑटोमेटिक गाड़ी है अपनी, तो जी बोलते हैं ना ऑटोमेटिक गाड़ी है जी अपनी। तो ऑटो यानी खुद से जो अपना खाना खुद बना ले, खुद से जो अपना खाना खुद बना ले, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस देयर ओन फूड, यानी जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब तुम बोलोगे भैया ऐसे तो ऑटोट्रॉफिक में तो हमारी मम्मी भी आती है, क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाती है, बट हम तो वो जो खाना बनाते हैं वो खा लेते हैं, तो हम हेट्रोट्रॉफिक में हो गए और मम्मी इसमें हो गई ऑटोट्रॉफिक में हो गई। मैंने कहा वाह बेटा, एक चमाट मारूंगा खींच के, घूम जाएगा। सुन मेरी बात, ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि हाँ खुद का खाना खुद बना रहे हो, लेकिन आप रॉ मटेरियल से खुद का खाना खुद बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इनसे खुद का खाना बनाते हैं। जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम उन प्लांट्स को तोड़ते हैं या फिर हम एनिमल्स की मदद से खाना बनाते हैं। तो हम तो हेट्रोट्रॉफिक के अंदर आए, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक के अंदर आए, है ना, वो तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर है, समझे। यानी होता क्या है, दे यूज सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड, ठीक है। फूड इज प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना, आपने सुना भी होगा, एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, है ना। प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वो कैसे होता है उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। जो एल्गी होती है, एल्गी, एल्गी सुनी होगी ना, एल्गी, एल्गी किसी को पता है? अरे वो समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र में जो लेक होती है, पॉन्ड्स होते हैं, है ना, नहर जो होती है, उसके ऊपर वो काई नहीं हो जाती, काई, काई बोलते हैं हम, है ना, देखा है आपने, वो एल्गी होती है पानी के ऊपर, वो ग्रीन कलर का, हाँ वो एल्गी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म रिलाई ऑन अदर फॉर फूड, यानी वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे हम लोग, ठीक है। दे डिपेंड ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, है ना, या तो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या तो किसी एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। इसका एग्जांपल है एनिमल, एनिमल, कुछ फंजाइज भी होते हैं, कुछ फंजाइज भी होते हैं, बट फंजाई को हम यहाँ से काट देते हैं, है ना, फंजाई को हटा दो, वो सही एग्जांपल नहीं होगा। एनिमल आप इसके अंदर डाल सकते हो। एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल होंगे उसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे, टेंशन ना करेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो, जो एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। पहले मुझे इतना बताओ, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक का डिफरेंस समझ में आया? अगर समझ आया तो पी के लिख दो चैट के अंदर फटाफट से। ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक का अगर डिफरेंस समझ में आया तो जरा चैट में पी के लिख दो। भैया इतनी पढ़ाई करके क्या होगा बेटा? पढ़ाई ना जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, इस बात को समझो। अगर आप पढ़ाई करते हो ना तो जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर बनोगे, आप कोई बिजनेस भी खोल सकते हो, ठीक है। तो जो तुम देखते हो ना बिजनेस चला रहे हैं लोग बड़े बड़े, वो बिजनेस भी पढ़ाई करके ही तुम सीखोगे ना उसके बारे में, तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो तुम कोई बिजनेस चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरूरी थोड़ी ना कि हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर ये सब बनेगा, आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा। आप बिजनेस भी चलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ अपना बिजनेस बड़े होके, है ना, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है, ठीक है जी, ओके। हाँ भैया बिजनेस तो स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन बिजनेस के बीच में पुलिस आ जाती है। आया, ठीक है। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में क्या डिफरेंस है? ऑटोट्रॉफ मास्टर शेफ है, यानी वो खुद का खाना खुद बना रहा है। हेट्रोट्रॉफ हम लोग हैं जो कि उन पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, ठीक है जी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, डिटेल में हम समझते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बेटा दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? पहले हम ऑटोट्रॉफिक को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम हेट्रोट्रॉफिक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, दो टाइप का होता है। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस की मदद से खुद का खाना खुद बनाते हैं, समझे आपको, ठीक है। दूसरा होता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि केमिकल की मदद से खुद का खाना खुद बनाते हैं। भैया फोटोसिंथेसिस वाले को पहले समझते हैं। देखो आओ आ जाओ। अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। देखो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कैसे हो पाता है? वो हो पाता है सनलाइट की वजह से, यानी सूरज की रोशनी आती है, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? ग्रीन प्लांट्स, और एक और एग्जांपल है इसका क्या? साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, एल्गी भी होता है, उसके अलावा ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। बट अगर मैं बात करूं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की, तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि कुछ केमिकल्स की मदद से खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी, कुछ केमिकल एनर्जी की मदद से खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब इसका एग्जांपल आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जांपल से बहुत बार। एग्जांपल क्या है इसका? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डबल स्टार लगा लो, एग्जांपल याद रखना। केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, यहाँ इमेज आपको दिखती रही होगी, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कर रहा होता है, ठीक है। डन, ब्लैक स्क्रीन,
क्या लिख रहे हो? ब्लैक स्क्रीन। चलो, अबे कहाँ है ब्लैक स्क्रीन? नो ब्लैक स्क्रीन। एक दो बच्चे जो मस्ती करते हैं ना, मस्ती है ना, मांझा। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अभी तक आपने शायद सुना होगा 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, बट अब हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, राइट? तो डिटेल में पहले फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन समझते हैं, फोटोसिंथेसिस होता कैसे। देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक जो ग्रीन प्लांट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, उसको पानी चाहिए होता है और उसको सनलाइट चाहिए होता है। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे सनलाइट होती है, और प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल। ठीक है, ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, यानी जो तुम देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, साथ साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। उसके साथ साथ पानी प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? पानी प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि 6CO2 + 12H2O, सनलाइट क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, ये जो 6 12 वगैरह चीजें लगाई हैं सिर्फ बैलेंसिंग के लिए लगाई हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। बट मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, भैया फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है जो कि हम डिटेल में आप समझने वाले हैं। देखो कैसे होता है। कहां गया, ये रहा। देखो, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस पहला होता है स्टेप नंबर 1, समझना है कहानी के माध्यम से। ये है लीफ, ये है लीफ। ठीक है, हाय हाय बोल दो बेटा लीफ को। लीफ ने देखा सूरज को, सूरज ने देखा लीफ को, दोनों की आंखें टकराई। अब ये जो मेरा प्यारा प्यारा लीफ है ना, इसके पास क्या है? इसके पास है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है ना? क्लोरोफिल के पास एक चीज है। क्लोरोफिल क्या कर सकता है कि ये जो सनलाइट आती है ना, इसकी एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, यानी अपने अंदर समा सकता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो यानी अब लीफ को लाइट एनर्जी मिल चुकी है भाई, एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई है। किसकी वजह से स्टोर हुई? क्लोरोफिल की वजह से। अब वो लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी वो जो लाइट एनर्जी है वो अंदर कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। अब ये जो केमिकल एनर्जी है, इस केमिकल एनर्जी से क्या होता है? स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी वो जो पानी था ना, वो जो H2O था ना, उस H2O को यहाँ ब्रेक डाउन किया जाता है। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ा जाता है उस केमिकल एनर्जी की मदद से। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा? पत्ती ने सूरज को देखा, सूरज ने पत्ती को देखा, दोनों की आंखें मिली और पत्ती के पास जो था वो क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल की मदद से उसने सनलाइट को ट्रैप कर लिया। फिर वो जो लाइट एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी। उस केमिकल एनर्जी की मदद से उसने वो जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे उसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब स्टेप नंबर 3 क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो तुम्हें पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है ना, रिडक्शन किया जाता है टू कार्बोहाइड्रेट, यानी उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ना। यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिडक्शन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, यानी C6H12O6 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। समझ में आया? पहला, दूसरा, तीसरा। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। भैया एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन ले जाने देंगे क्या? बेटा तुम में से कुछ लोगों की ऐसी हालत है ना कि अगर तुम्हें एग्जाम हॉल में मोबाइल भी दे देंगे ना तो भी तुम उसमें से आधे घंटे तो रील देखोगे वहां बैठ के। ये कर रहे होगे तुम। ठीक है, तो पढ़ाई कर लो, उससे कुछ नहीं हो रहा है मोबाइल फोन से भी, है ना जी। चलो, तो 3 प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के, राइट? ये प्रोसेस है पूरा फोटोसिंथेसिस का। ठीक है जी भैया, इतना हमको समझ में आ गया। कुछ और चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ एक बार फटाफट से। कहां गया? हाँ, आ जाओ। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजों का यूज हुआ? तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हुआ, ठीक है, पानी का यूज हुआ, और उसके साथ साथ सनलाइट एंड क्लोरोफिल का यूज हुआ। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, तो क्या तुम रॉ मटेरियल के नाम लिख पाओगे? फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं बताओ? तो तुम क्या बोलोगे? कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, वाटर हो रहा है ना। उसके अलावा सनलाइट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल लीव्स के पास ऑलरेडी होता है, लीव्स के पास ऑलरेडी होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। सनलाइट क्या करता है? एनर्जी देता है। क्लोरोफिल क्या करता है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ दैट अब्सॉर्ब सनलाइट, वो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। CO2 एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा। अबे स्टोमेटा क्या है इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, रुक जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हम बात करेंगे। वाटर कहां से आता है? पानी कहां से आता है? जो प्लांट होता है उसकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो पानी भी आ जाता है। उसके अलावा कुछ कुछ मिनरल्स की भी जरूरत होती है, वो मिनरल्स भी रूट के थ्रू मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है फोटोसिंथेसिस की, ये कुछ रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की, राइट? राइट, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? साइट यानी किस जगह पे फोटोसिंथेसिस होगा? तो द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीव्स, यानी जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वहीं पे तो होगा फोटोसिंथेसिस। अरे हाँ या ना बोले यार। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है।
ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर एमसीक्यू में तुमसे कोई पूछ ले कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो लीफ में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, डन डन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब एनसीईआरटी का एक डायग्राम देखते हैं फटाफट से। ये एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का बड़ा खतरनाक सा डायग्राम है, बच्चे इसको देख के डरते भी बहुत हैं, बट मैं आपको ना ये डायग्राम जो है समझा दूंगा, आराम से समझा दूंगा, है ना, ज्यादा इसमें लोड मत लो तुम। आगे हम इस डायग्राम को एक बार आराम से समझेंगे। उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये स्टोमेटा क्या होता है। ठीक है, उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि स्टोमेटा क्या होता है। आ जाओ स्टोमेटा, कहां गए तुम, वेयर आर यू स्टोमेटा। आओ भाई स्टोमेटा देखते हैं। व्हाट इज स्टोमेटा? देखो जो लीफ होती है ना, लीफ के ऊपर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं। पोर्स समझते हो, छेद, जैसे बोलते हैं हमारे स्किन में छेद होते हैं, स्किन शुड बी ब्रीथेबल, है ना, स्किन के पोर्स ब्लॉक हो गए तो फेस वॉश लगाओ, पोर्स ओपन हो जाएंगे, है ना, ऐसे लीफ के पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अब स्टोमेटा का एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये है बेटा स्टोमेटा। ये है क्या? ये है बेटा स्टोमेटा। ये क्या है? ये है स्टोमेटा। अब ध्यान से समझना बेटा, ये मतलब ये बीच वाला जो तुम्हें दिख रहा है बस यही है स्टोमेटा। ये है स्टोमेटा। ठीक भैया, फिर ये जो दो चीजें दिख रही हैं, बीन लाइक जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये जो तुम्हें ये दिख रहा है बीन 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 जैसा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये क्या है? इनको हम बोलते हैं बेटा गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल। ठीक है, तो जो तुम्हें दिख रहा है ये है गार्ड सेल। क्या है? गार्ड सेल। अब देखो ये प्रोसेस होता कैसे है वो समझना, तो समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। पेन पेन का रखो, रुको पेन रख दो, समझाता हूं, रुको 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 रुको, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस। मान लो ये गार्ड सेल है, बीच में स्टोमेटा की ओपनिंग, ये देखो बीच में स्टोमेटा की ओपनिंग दिख रही है, सबको दिख रही है। ठीक, अब ये ओपनिंग ओपन और क्लोज होती है। ओपन मतलब अब क्लोज हो गई, ओपन हो गई, क्लोज हो गई, ओपन हो गई, क्लोज हो गई, ओपन हो गई। कैसे होती है? सारा गेम पानी का है, सारा गेम पानी का है। जैसे ही गार्ड सेल में पानी आया, ये गार्ड सेल है, इनमें जैसे ही बेटा पानी आया, स्वेल हो गए, मोटे हो गए, मोटे हो गए और ओपन हो गया, स्टोमेटा ओपन हो गया। जैसे ही गार्ड सेल से पानी गया, क्लोज हो गए, क्लोज हो गए, क्लोज हो गए, क्लोज हो गए। तो गार्ड सेल में जैसे ही पानी आया, ओपन हो गए। गार्ड सेल से जैसे ही पानी गया, क्लोज हो गए, आया गया, आया गया, आया गया। समझे बात को? यानी सारा गेम पानी का है भाई। अगर पानी है तो स्टोमेटा ओपन, अगर पानी गया तो स्टोमेटा क्लोज। अरे बात को समझे, ये क्या डार्क 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 क्या लिख रहे हो? क्या हो गया इसमें? इसमें क्या हो गया तुमको यार? अरे बेटा इसमें क्या हो गया? मैं मार दूंगा तुमको, तुम्हारे घटिया दिमाग को। आया, ठीक है, ये देख रहे हैं ये गार्ड सेल है। अब ये स्टोमेटा ओपन है। क्यों है स्टोमेटा ओपन? क्योंकि गार्ड सेल में पानी है। बट अगर पानी चला जाएगा तो आप देख सकते हो गार्ड सेल ऐसे श्रिंक कर जाएंगे और स्टोमेटा बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे ट्रिपल स्टार लगा लो। ठीक है, ये ओपन है, ये क्लोज है। अच्छा, तुम अगर देखो कि गार्ड सेल में तुम्हें ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा होगा, ये सब क्या है? इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये वही है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जो तुम्हें ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा भैया जो स्टोमेटा है इसका क्या यूज है? व्हाट इज द यूटिलाइजेशन? स्टोमेटा करता क्या है? देखो स्टोमेटा के ना दो काम होते हैं, इसके फंक्शन समझना। स्टोमेटा के फंक्शन क्या है? सबसे पहले गैसेस का एक्सचेंज करना। देखो जो प्लांट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना है, ये प्रोसेस होता है। तो वो जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कहां से होता है? सोचो, वो स्टोमेटा से ही तो होता है, और कहां से होगा? अबे मूर्ख बालक, आजा देख। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमेटा फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट थ्रू स्टोमेटा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर होता है। कहां से? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, कहां से? स्टोमेटा के थ्रू। तो वो जो स्टोमेटा की ओपनिंग है वो गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है, पहला। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब भैया ट्रांसपिरेशन क्या होता है? यार ये प्रोसेस ना वैसे तो 9th क्लास में तुमने पढ़ा हो, 9th क्लास में तो तुम वो कर रहे थे ना, वो कोई बात नहीं। देखो ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस होता है कि प्लांट का जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, यानी प्लांट के अंदर अगर कुछ एक्स्ट्रा पानी है तो वो पानी ना पत्तियों पे आता है। मान लो लीफ है, लीफ पे वो पानी आएगा और स्टोमेटा की ओपनिंग के थ्रू वो पानी वाटर वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर समझते हो ना, वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यानी ट्रांसपिरेशन क्या है? रिमूवेबल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यानी वाटर वेपर की फॉर्म में वो जो पानी था वो भाई हवा में उड़ जाएगा। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसपिरेशन है भैया, ये कौन कर रहा है? अरे ये भी तो भाई वही कर रहा है, अपना स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, राइट? ठीक है जी। एक्स्ट्रा वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के दो काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ठीक है भाई, गार्ड सेल का काम याद रखना। पानी आया, खुल गया, पानी गया, बंद हो गया, पानी आया, स्वेल हो गया, पानी गया, श्रिंक हो गया। याद रखना, ये दो डायग्राम याद रखना बेटा। ओके जी, समझ आया क्या जी? हाँ जी, चलो ये क्लोजिंग ओपनिंग मैंने तुम्हें बता दिया। व्हेन द वाटर एंटर्स द गार्ड सेल दे स्वेल एंड स्टोमेटा जो होता है वो ओपन हो जाता है। और क्लोज कब होता है? व्हेन वाटर मूव आउट, यानी गार्ड सेल से जैसे ही पानी गया तो क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है जी भैया, बहुत बढ़िया। इतना समझ में आया क्या बेटा? जल्दी बताओ। डन है, डन है, डन है। आओ फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, आ जाओ। एक्सपेरिमेंट 5.1 वाली बिल्लू, एक्सपेरिमेंट 5.1। चलो एक्सपेरिमेंट, यार तुम्हारा मन नहीं करता क्या एक्सपेरिमेंट वगैरह करने का? मतलब मैं जब तुम्हारी उम्र में था तो मुझे तो बड़ा क्यूरियोसिटी होती थी अलग अलग चीजों को लेकर, है ना, कि फिजिक्स में ये क्यों होता है, वो क्यों होता है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी सोचा है कि अगर प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? या प्लैनेट्स अगर आपस में कभी टकरा जाएं तो क्या होगा, क्या हो सकता है? कभी तुमने सोचा है? तो कितना इंटरेस्टिंग चीज है ना कि अगर प्लैनेट्स आएंगे, ग्रेविटी की वजह से प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं, मतलब कितनी फिजिक्स है उसके बीच में कि सारे प्लैनेट्स एक साथ रोटेट कर रहे हैं, है ना? सन की ग्रेविटी है, बाकी प्लैनेट्स की ग्रेविटी, अगर ये आपस में टकरा जाए तो क्या होगा? हाँ? है ना? कितने है? है? एक बच्चा लिख रहा है अगर प्लैनेट्स टकरा जाएंगे तो टन करके आवाज आएगी, क्योंकि ये दुनिया पित्तल थी। भाई यार तुम्हारी चैट तो मैं रीड करना बंद ही करूंगा यार, मेरे से गलती हो गई क्योंकि मैंने तुम्हारी चैट पढ़ ली भाई, मेरी गलती भाई, मेरी गलती, आई एम सॉरी। ये दुनिया पित्तल थी, क्या गाने सुन रहे हो यार तुम आजकल? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ ठीक है। तो देखो भाई, क्या बता रहा था मैं तुम्हें, एक्सपेरिमेंट है 5.1। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं ना, मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसका शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसका क्या कर रखा है, मैंने इसका शॉर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, दो प्लांट्स के पत्तियों को तोड़ते हैं, लीव्स को हम तोड़ते हैं, ठीक है। और जो एक लीफ होता है ना, वो लीफ तो ग्रीन होता है, जबकि दूसरे लीफ को हम क्या करते हैं ना, अंधेरे में स्टोर कर देते हैं। और जब एक लीफ को आप अंधेरे में स्टोर करोगे तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो। फोटोसिंथेसिस क्या अंधेरे में कोई प्लांट कर सकता है? जब तक सनलाइट नहीं आएगी नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगा। फिर हमने क्या करा, एक टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट, यानी वो जो ग्रीन लीफ थी उस पे भी हमने आयोडीन डाला, और जिस लीफ को हमने स्टोर करके रखा था अंधेरे में उस पे भी हमने आयोडीन डाला, ठीक है। अब आयोडीन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि प्लांट्स करते क्या है। देखो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज कहां स्टोर होता है? ये ग्लूकोज इस फॉर्म में स्टोर होता है। तो आपको ये नोट करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको नोट करवा भी देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स जो है अपने ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, जबकि हम यानी जो हम एनिमल्स हैं, हम क्या करते हैं, ह्यूमंस जो है वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी का होता है हम उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसकी फॉर्म में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है जी। ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, ये याद रखना एमसीक्यू में पूछा जाता है, हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और स्टार्च की फॉर्म में कौन स्टोर करता है? प्लांट स्टोर करता है, ठीक है, समझ में आ गया। हम उस एक्टिविटी पे वापस से आते हैं। उस एक्टिविटी में हम बेटा क्या कर रहे हैं कि हम आयोडीन की ड्रॉप डाल रहे हैं, और आयोडीन की प्रॉपर्टी होती है, आयोडीन जब स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है ना तो वो कलर को ब्लू ग्रे कर देता है, या फिर आप लिख सकते हो ब्लू ब्लैक कर देता है, ठीक है। तो वो वाली लीफ समझना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वो वाली लीफ जो फोटोसिंथेसिस कर रही थी, वो वाली लीफ जो कि फोटोसिंथेसिस कर रही थी, उसके अंदर ग्लूकोज था, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? स्टार्च में। तो जब उसका आयोडीन टेस्ट हमने करा तो देखो वो तो ब्लू ब्लैक हो गई, वो कैसी हो गई? ये ब्लू ब्लैक हो गई, ये ब्लू ब्लैक हो गई। क्यों हो गई? क्यों हो गई? क्योंकि इसमें स्टार्च था, है ना। जब स्टार्च होता है आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो तो ब्लू ब्लैक हो जाता है। बट दूसरी वाली लीफ के कलर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही थी और उसके अंदर ग्लूकोज नहीं बना। ग्लूकोज नहीं बना तो उसमें स्टार्च भी नहीं बनेगा, है ना, स्टार्च भी नहीं बनेगा। तो ये जो एक्टिविटी है इससे आपको यही बताना होता है, क्या बताना होता है, वी कंक्लूड दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, है ना, क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस कभी भी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। या फिर इस एक्टिविटी के दो चीजें हैं, समझना बेटा। अगर आप एक लीफ को अंधेरे में स्टोर करोगे तो उसको सनलाइट नहीं मिला, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च सॉल्यूशन आयोडीन सॉल्यूशन से कन्वर्जन नहीं होगा। या फिर मान लेते हैं हम एक प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट लेते हैं, नॉन ग्रीन पार्ट यानी वो पार्ट जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, और अगर उस पे हम आयोडीन टेस्ट करें तो अब क्या होगा बताओ? अब भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो ग्रीन पार्ट होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि जो नॉन ग्रीन पार्ट है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो इस एक्टिविटी से आपको यह भी जानने को मिल रहा है कि वाइल दी नॉन ग्रीन पार्ट, जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में? ऐसा तो नहीं ऊपर से निकल गया, ऐसा तो नहीं ऊपर से निकल गया। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं। देखो बेटा हमने क्या करा, दो पत्तियां ली। अब ऐसे समझो, यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट मैं आपको पैरेलली बता रहा हूं। एक बार हमने दो ग्रीन पत्तियां ली, एक को हमने अंधेरे में स्टोर करा, एक को हमने धूप में रखा। तो जो धूप वाला है वो तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अंधेरे वाला फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, है ना। तो जब हमने आयोडीन टेस्ट करा तो जो धूप में रखा था उसने तो ब्लू ब्लैक कलर दे दिया, और जो अंधेरे में था उसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज स्टार्च। समझ में आ गया? इसका एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एक आप प्लांट का ग्रीन पार्ट लेते हो, एक नॉन ग्रीन पार्ट लेते हो। अब जो ग्रीन पार्ट है वो तो फोटोसिंथेसिस करता है, बट जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे दोनों का तो ग्रीन पार्ट वाला तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, बट जो नॉन ग्रीन है वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया बेटा? अब आ गया होगा समझ में। चलो बहुत बढ़िया। इसके कुछ क्वेश्चन देखो और बताओ। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में वो ओरिजिनेट्स फ्रॉम कहां से आती है? क्या लगता है? ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, दिमाग लगाओ।
बी, बहुत बढ़िया। जिन ने बी लिखा है एकदम सही लिखा है, पानी से। पता है क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको सेकंड पार्ट क्या बताया था कि जो केमिकल एनर्जी है उससे पानी का मॉलिक्यूल टूट जाता है, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो आई कहां से है? पानी से ही। तो पानी से आई है, तो आंसर इज बी, बी। ठीक है, बी 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 बी। क्या हो गया भाई? बी। चलो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एनर्जी कन्वर्जन अकर फ्रॉम, फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो लाइट एनर्जी होती है बेटा वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं असर्शन रीजनिंग की तरफ। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है? हाँ, क्योंकि सनलाइट जाती है। अरे एंडो अंदर, याद आ गया। ठीक है, इट रिक्वायर्स अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। क्या ये बात भी सही है? बिल्कुल सही है। क्या ये इसका रीजन है? क्या कहो? बिकॉज लगा दो बीच में। Photosynthesis is an endothermic process because it requires absorption of light energy. एकदम सही है, तो आंसर इज ए। आंसर इज ए। ठीक है, चलो जी, समझ में आ गया। A farmer increases light intensity in a greenhouse but observes no increase in photogen की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसकी फॉर्म में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है जी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम